नमस्कार, मैं हूं फिरोज बिल्कुल। शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंच। आज हम जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी, जो उत्तर भारत के जो चार प्रमुख राज्य हैं, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कांग्रेस की करारी हार हुई है। और जैसे कि एग्जिट पोल बता रहे थे, उससे बिल्कुल बरक्स, उसके बिल्कुल उल्टा नतीजा निकला। और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये दरअसल सेमीफाइनल माना जा रहा था। 2024 में जो फाइनल होगा, मतलब लोकसभा चुनाव होगा, उसका इसको हम सेमीफाइनल के रूप में देख रहे थे। तो इस तरह से देखें तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर वो फाइट करते हुए भी हार जाती तो आप मान सकते थे कि ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, एक सत्तारूढ़ दल है, उसके पास पूरा तंत्र होता है, हर चीज की सुविधा होती है, तो उसका उसको कुछ लाभ मिला। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि एक तरह से, अगर मैं बहुत ही कड़वी भाषा में बोलूं तो सूपड़ा साफ कर दिया है। आप हैं ही नहीं, ऐसा कर दिया है। और आज मिजोरम में जो मतगणना हुई है, उसमें भी कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पा रही। उसको लगभग अगर मैं बताऊं तो 4 सीटों का उसको नुकसान हुआ है। पिछली बार 5 सीटें थी, इस बार सिर्फ एक सीट जीती है। और वहां पर 5 साल पहले बनी आपके मिजोरम पीपल्स पार्टी, जो कि एनडीए, केंद्र में एनडीए की घटक दल है, उसको बहुमत मिल गया। मिजो नेशनल फ्रंट को उसने बेदखल कर दिया है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशु सक्सेना, और वो बताएंगे कि थोड़ा सा, मैं चाहूंगा आशु जी, जो कल के जो जिसको हम हिंदी पट्टी की बात करते हैं, हिंदी पट्टी वाले जो राज्य हैं, उस पर एक थोड़ी सी बात कह के हम मिजोरम और उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट पर आते हैं कि वहां का अब सीन क्या रहेगा। तो बताएं आशु जी, बताएं। विनोद भाई, ये उत्तर भारत के अंदर जो हिंदी बेल्ट के जो तीन राज्य हैं, उसमें कांग्रेस की हार कांग्रेस की वजह से नहीं हुई है। सही मायनों में दरअसल हार हुई है कि वहां पर जो लीडरशिप थी, लोकल बीजेपी की लीडरशिप है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही बनस्पत मोदी की। चाहे मध्य प्रदेश में ले लीजिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में आपने आखिरी दौर में तमाम 7 एमपी चुनाव मैदान में उतारे, लेकिन आखिर में आपको वसुंधरा राजे को टिकट देना ही पड़ा और उनके समर्थकों को भी टिकट मिला। और वसुंधरा राजे सबसे पहले गवर्नर थे जाके मिलनी। वसुंधरा राजे और गवर्नर कलराज मिश्रा अटल जी के कैबिनेट में साथ साथ काम किए हैं। क्या संबंध रहे होंगे, क्या उन्होंने बातचीत की होगी? तो वही कमोवेश वही स्थिति आप वहां पे देखिए। तो वो जो चीज है, वो विद इन बीजेपी की इंटरनल फाइट के लिए ज्यादा खतरनाक है बनस्पत कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहा है। सीटें कम हुई हैं, हार गई है, लेकिन तीनों ही राज्यों में उसका वोट बैंक जो है वो ज्यादा नहीं डगमगाया है। यानी कि लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन ढंग से परफॉर्म करेगा तो इन राज्यों में जो स्थिति है वर्तमान में लोकसभा में पीएम मोदी की, वो उसमें थोड़ी सी कमी आनी है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब आप चलिए नॉर्थ ईस्ट। मैं मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि इस तरह की टेक्निकल बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, पूरे मीडिया में मिल रही हैं। यूट्यूब पे जो ब्लॉगर्स हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी ये तो हो गया, लेकिन वोट प्रतिशत, वोट शेयर जो है वो इंटैक्ट है, या बहुत ही थोड़ा सा कम हुआ तो इससे ये नहीं होगा, उससे वो नहीं। इफ एंड बट्स, अरे ऐसा नहीं है, अरे वैसा। लेकिन देखिए, सच्चाई जो है, और जो मैसेज, ये जो चुनाव के जो नतीजे होते हैं, वो जो जनता के बीच में पहुंचते हैं। मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूं आपको कि पिछले कई महीनों से मैं ढाबे पे जाके बैठ जाता हूँ, मैं पान की दुकान पे जाके बैठ जाता हूँ, और वहां पर जो लोगों से बात कर रहा था, उनमें एक तरह का रोष दिख रहा था, एक नाराजगी दिख रही थी। और मैं, कई ऐसे भी थे जो कि
बीजेपी के बहुत ही समर्थक थे। समर्थक क्या मतलब, अंध भक्त भी आप कह सकते हैं उनको, जो आजकल एक शब्द कॉइन हो चुका है। वो तक थोड़े से हिल गए थे कि भाई मुश्किल ही लग रहा है, थोड़ी मायूसी सी लगती थी कि तो चीजें बड़ी डिफिकल्ट होंगी। लेकिन इस चुनाव नतीजे के बाद एक उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और कल और आज को अगर मैं मिला लूं तो देखें कि उनके चेहरे पे बहुत खुशी है। और सिर्फ उनके ही नहीं, इनमें जो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ ना, वो उनमें आपके रिक्शे वाले भी हैं, उसमें ढाबा चलाने वाली आपके गुड्डी भी हैं, बड़ी यंग लेडी हैं, उसमें पेंटर भी हैं, महमूद भाई हैं वहां पर। तो इस तरह के लोग, अब आप देखिए कि हम भले ही एक सेफोलॉजिस्ट की तरह बात करके कि जी इतना प्रतिशत इतना हो गया, ये इतना हो गया, वो इतना हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जबरदस्त हार हुई है। ये सच्चाई है, इसको आप निगेट सही नहीं है कर फिरोज सकते। भाई, लेकिन मैं आपको बीच में एक कुछ टोकना चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं कि हर आदमी मोदी 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 कर रहा है, नहीं। हर आदमी में आज के दौर में इमरजेंसी मैंने देखी है। इमरजेंसी में आपस में लोग इंदिरा जी के बारे में बात कर लेते थे, पॉलिटिकल लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन इन 10 सालों में एक माहौल जो बना है, आप जिन रिक्शे वालों की, चाय वालों की बात कर रहे हैं, उसमें हर आदमी कुछ भी बोलने में डरता है। वो देखता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में पड़े हुए हैं, मैंने कुछ बोला तो क्या हो जाए। आपको ताज्जुब होगा, एनएमसी में मैं गया अभी परसों, नेशनल मीडिया सेंटर में। तो एक पत्रकार मेरे संग घुस रहे थे, मैं उनको पहचानता नहीं, नए हैं वो, उनको कार्ड वार्ड होगा, मैंने तो ऐसे ही मैंने पूछा, मैंने क्या हो रहा है यहाँ पर, मजे लेने के लिए, मुझे मालूम था क्या हुआ हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो साहब रोजगार वगैरह। अरे मैंने क्या आजकल क्या डाकिए चिट्ठी नहीं पहुंचाते हैं रोजगार की, है सबका मोदी जी देखते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। बोले नहीं, मोदी जी तो नहीं आ रहे हैं। मैंने इतनी तैयारी क्यों हो रही है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गांव बताया जा रहा हो है। 50,000 लोगों के लिए इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है। तो मेरे पीछे जो पत्रकार चल रहे थे वो कह रहे थे आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर। मैंने क्या हो गया भाई, बोले हम क्या आपको चिंता नहीं है कुछ। तो ये जो माहौल है ना, उसके बारे में सोचिए। लेकिन 2014 और 2023 में जो फर्क देखेंगे आप, कि आज आपको कुछ बिंदास लोग जो हिम्मत दिखाते हैं, तो आपको बस स्टैंड या बस के अंदर भी चर्चा करते हैं मिल जाएंगे मोदी जी के खिलाफ। और ऐसा नहीं है कि जो 2014 में स्थिति थी कि मोदी जी के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो आपके पिटने की और लिंचिंग का खतरा है। आज उतना बड़ा खतरा नहीं है। तो ये आप फर्क समझिए। यानी कि दूसरे शब्दों में जो लोग कह रहे हैं कि ये अघोषित इमरजेंसी है, तो मैं भी उससे कहीं किसी तरह से सहमत हूँ। और आपने देखा होगा पत्रकारों के ऊपर कितने मुकदमे हुए, और बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर हमारे लिए भी हो सकती है, वो उसकी चिंता अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। अब नॉर्थ ईस्ट में पिछले दिनों 4 राज्यों में चुनाव हुए। आप याद करिए गोदी मीडिया का खेल, कि जब पिछली बार मिजोरम से पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए, उन 3 राज्यों में क्या हुआ। उन 3 राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा, इसके बावजूद कि पीएम मोदी ने इन छोटे छोटे राज्यों में गली गली जाके जनसभाएं और रोड शो की। हालात यह है कि जो सत्तारूढ़, जहां पे आपने वामपंथी और जो त्रिपुरा छीना था, उस त्रिपुरा में आपको 36 से 31 पे आ गए। मतलब 60 की लोग 60 के सदन में आप बिल्कुल बहुमत पे खड़े हो गए, आके 36 से 31 पे आ गए। और जो आपका घटक था वो 6 सीट हार गया, 5 सीट, 11 सीट आप वहां पे हारे और 32 सीट पे सिमट गए। सामने आपसे बिल्कुल विपरीत एक क्षेत्रीय पार्टी खड़ी हो गई। अब स्थिति यह है कि जो असम में भी किया था इन्होंने, अब त्रिपुरा में वो लोकसभा में उनके संग तालमेल करना चाह रहे हैं। बोथा करके पार्टी जो है 13 सीट जीती है। अब अगर आप उनसे तालमेल करते हैं, तो जो 14 सीट नॉर्थ ईस्ट में आपके पास है, तो आपको त्रिपुरा में 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तभी तो तालमेल होगा लोकसभा में। क्यों होगा, क्यों आपके संग आएंगी 13 सीट वाली पार्टी। लेकिन आशु जी, एक बात मुझे बताइए, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर करीब नहीं, 24 एक से मिनट में 25, आपको मेघालय की चौबीस और 24 से 25 सीटें हैं।
लेकिन अल्टीमेटली जिसका हम कहते हैं ना कि सरकार बनाना और बिगाड़ना, यूपी जैसी जगह जहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर तो इनमें अभी भी पॉपुलर हैं, वहां योगी हैं, वहां पे मोदी हैं, और तमाम तरह के बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, राजनाथ सिंह भी हैं वहां पर। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को लगता है कि ठीक है, हम उत्तर भारत में हार गए हैं, उत्तर भारत में अब सिर्फ एक राज्य में सिमट के रह गए हैं, हिमाचल प्रदेश में, तो इसकी भरपाई क्या वो 25 सीटों पर कैसे कर पाएगी? और दूसरी बात मैं कहूंगा, जैसा और लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लोकसभा का चुनाव अलग होगा। अरे भाई, पिछला चुनाव भी आप देख लें, राजस्थान में भी जीते थे, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव जीते थे। अलग बात है कि फिर वहां से उनमें बगावत हो गई और सिंधिया ने सरकार को गिरा के वहां पर शामिल हो गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो वहां पर उन्होंने फिर से बीजेपी वहां पर आई। तो ऐसे में फिरोज भाई, कांग्रेस के आपने अभी पास यूपी ऐसा का जिक्र क्या, किया। कांग्रेस के पास आपको ऐसा कौन सा मंत्र दिखता है जिसको वो चला के फिर से एक बाजी को पलट पाएगी? ये मैं आपसे पूछना चाहता आज उत्तर भारत में आप कांग्रेस की बात मत करिए। उत्तर भारत में कांग्रेस के, या यूं कहिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सिर्फ 100 सीटों का झगड़ा है। देश भर की 543 में 100 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है 6 राज्यों की। इसके अलावा उत्तर भारत के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया अभी, अब उत्तर प्रदेश में आप 2019 के चुनाव देखिए। 2019 के चुनाव में जब आप 183 से 203 सीटों पर पहुंचे, यानी पीएम मोदी के नेतृत्व में और पीएम मोदी के चमत्कार से, तब काशी, मथुरा और अयोध्या वाले उत्तर प्रदेश में आप 10 सीट हारे। ये बात दिख रही है कि कांग्रेस के नेता भी वहां पे हार गए और केरल से जीत के आए, वो अलग बात है। लेकिन उन 80 सीटों में आप 10 सीट हारे थे, आप 73 से 62 पे आ गए थे, हूं। है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर उत्तर भारत में क्या होगा वो एक अलग गणित है, क्योंकि उत्तर भारत में जो खेल होगा वो यूपी और बिहार से होगा, और बिहार और यूपी और झारखंड मिलाकर 139 सीटें हैं। बिहार में क्या होगा 40 सीटों पर? वहां तो 17 सीट जीती हुई बीजेपी, क्या जिन घटक दलों के संग वो बैठी हुई है वहां उसको बहुमत मिलेगा? जबकि बिहार के अंदर डिप्टी सीएम जो है, अब नीतीश कुमार ने देख लिया कि किस तरह से उनकी उनकी पार्टी को बीजेपी खाई जा रही है, तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। जबकि अकेले समाजवादी बचे थे जो अभी भी बीजेपी के पल्लू से बंधे हुए थे, है? अब वो 40 सीटों पर कैसे चुनाव होगा? जहां एक विधानसभा चुनाव में लालू जी के जेल में रहते हुए उनके बेटे ने, तेजस्वी ने पानी पिला दिया। इतनी समय की पीएम मोदी ने इतनी भाषण दिए, अंत क्या हुआ? चुनाव का अंत देखिए आप, ये जो 10-12 सीटें आखिर में बची कि 12 बजे रात को, है वो इत्तेफाक से सब बीजेपी और आरएलडी की, आरजेडी की थी, कि बीच में संघर्ष था, और कम सीटों वाली वो बीजेपी जीत गई, और वो उस पर कह रही कि नीतीश कुमार को चाहिए नहीं। जबकि डीएम को मैनेज तो नीतीश कुमार ने किया होगा ना। अब तो आप अब ये जो बता चुनाव होगा उसमें क्या आप, होगा उत्तर भारत में, है ना। अब जबकि यहाँ पर आपने सुपड़ा साफ कर दिया था पिछली बार, आप पूरी 40 की 40 जीत गए थे बिहार में, है आप झारखंड में सब जीत गए थे। झारखंड में आप उसके बाद जब चुनाव हुआ तो आपका मुख्यमंत्री नहीं चुनाव जीत पाया, और अब आप वहां पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ईडी और सीबीआई से डरा रहे हैं, रोज उसके वो भेज रहे हैं। तो अब ये जो 139 सीटें हैं यूपी बिहार की मिला के, उसमें क्या होगा? तो उत्तर भारत के अंदर ये जो हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों हैं, इन 5 राज्यों की सीटों सीटों से बहुत बड़ा खेल नहीं होने वाला है। इसके अलावा भी और जगह हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में भी ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी पिछली पिछली बार जैसी परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं। उनके ग्राफ में गिरावट आई है। और ये बात कांग्रेस और जो अदर इंडिया के अलग अदर घटक हैं, चाहे वो समाजवादी हो या
आरजे, बाकी जो घटक है वो सब इन इलाकों में मजबूत है। अब कांग्रेस उसी उत्तर प्रदेश में, आपको याद करिए, कांग्रेस 22 सीट जीत गई थी यूपीए के जमाने में, जबकि वहां तो हवा बीजेपी की चल रही थी, नवासी से कांग्रेस गायब थी। फिर कैसे 22 सीट जीत गई? क्योंकि अपर कास्ट ने उस वक्त देखा कि नहीं नहीं, इनको एक सेकंड चांस देना, 2009 में 22 सीट जिता दी। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर इंदिरा जी जैसा कोई चाणक्य नहीं बैठा हुआ है, जो अपने यूथ को नहीं बचा पाया। जो लोग जीत के आए थे सब भाग गए, और सभी तो भाग से बीजेपी में चले गए। यूपी के लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना? नहीं, तो लेकिन ये जो कमी है, मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बल्कि पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में चुनाव हुए, तो उसके चुनाव के पहले एक एक परसेप्शन जिसका हमने मान के चला था, ये हम मीडिया वाले या तो जो जागरूक किस्म के नागरिक हैं, जो अखबार खूब पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनका एक ये परसेप्शन बन गया था कि भाई बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है लगातार नीचे जा रहा है और उसके लिए इस बार जीतना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसने उस परसेप्शन को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं और बहुत से लोग शामिल हैं, कि हम अंधे और बहरे थे, हमें कुछ नहीं मालूम था, हमें समझ में नहीं आ रही थी। जिसको कहता है ना कि जमीन पे कान लगा होना, हम सुन ही नहीं रहे थे क्या हो रहा है, हम वो सुन रहे थे जो हम सुनना चाह रहे थे। और इसलिए हम जब ये चुनाव के नतीजे आए तो इस तरह की सोच रखने वाले मुंह के बल गिर गए। तो मेरा सवाल ये है कि अब इस नतीजे के बाद जो अब चुनाव होने जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा 2024 में, तो वहां पर ये परसेप्शन कैसे कैसे बदलेगा? जैसे हमने देख लिया, सब तरह की बातें हुई वहां पर, धार्मिक धर्म के आधार पर राजनीति की गई, दूसरी चीजों पर राजनीति की गई, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे किया गया, सब कुछ किया गया। और जो बड़े बड़े मुद्दे थे जिससे अमूमन हर आदमी अफेक्टेड है, प्रभावित है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, दुनिया भर की चीजें, इवन विकास की भी अगर बात करें तो विकास किसी को नजर नहीं आ रहा था कि है किधर ये विकास। रेलवे का आप विकास की बात देखें, जो छोड़ दीजिए। एक आम आदमी हिंदुस्तान में जो है वो इधर से उधर जब जाता है तो रेलवे ही सफर करता है, वो उसके भी दाम बढ़ गए, उसके भी टिकट्स के जो रेट्स हैं आपको ही मालूम, मुझे ही मालूम है। इसके बावजूद लोगों ने पूरे खुल के वोट दिया। तो ऐसे में अभी मैंने आपको 2024, एक सेकेंड, अभी और 2000 अभी जो हार हुई है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हार का ठीकरा किस पर फूटेगा? फिरोज भाई, क्या आपको फिरोज ये भाई सब लगता है कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस में, इन 3 राज्यों की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्या यहाँ के जो कांग्रेसी नेता है स्टेट लेवल के, चाहे वो इधर कमलनाथ हो, दिग्विजय है, उधर आपके भूपेश हो, इधर गहलोत हो, क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी की जो छवि बन के निकली, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा ये सोचा कि अब तो हमारी तो नैया पारी लग जाएगी, बस इनकी पीठ पे लग जाओ, और उन्होंने अपने घर में खुद कोई तैयारी नहीं की। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आगे क्या करेंगे? अब राहुल गांधी के तरकश में ऐसा कौन सा तीर है जो चला के वो 24 का इलेक्शन कांग्रेस को जिता पाएंगे? देखिए, मैं कांग्रेस की जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कर सकता हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी तो है ही। बीजेपी या बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी को ये डर लगा है, वो इंडिया शब्द से लगा है, जबकि वो पूरा अगर पढ़ेंगे तो इंडिया बस उसका शॉर्ट है, उसका मतलब कुछ और है पूरा। जी। लेकिन अब उन्होंने भारत भारत का बिल्ला लग के बैठे हुए, यानी इंडिया जो है वो जीतेगा। आप कांग्रेस कांग्रेस बैठ के हुए, हमारे देश की दिक्कत ये है, या कहिए कि अपर कास्ट विचार की मेंटेलिटी की जो दिक्कत है कि कांग्रेस से शिफ्ट हो, बीजेपी से शिफ्ट होंगे तो कांग्रेस में चले जाएंगे। अरे भाई, यूं तो 47 से के वक्त भी जो मेजर अपोजिशन पार्टी थी वो सीपीआई थी 27 सीटों पर, और नेहरू जी ने उसको पूरा सम्मान दिया था। इनकी तरह 53 52 53 सीटों पे ये लीडर अपोजिशन की सीट देने से मना नहीं किया था नेहरू जी ने। और आप देखिए वो उस अपोजिशन के चलते 62 तक जो विकास हुआ है उसकी गति देखिएगा आप।
तो अच्छे अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जो पूरा माहौल आप जो बनाते हैं ये लोग कि हम ऐसा नहीं होगा। इंडिया का जो गठन है, अब आप ये थोड़ा लगाइए कि बंगाल में ममता बनर्जी हैं और यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी बनारस से शुरुआत की थी, गैस फेंकी थी उन्होंने वहां पर, ठीक है ना। अब सारे घटक जो 17 में अखिलेश के संग आए थे वो सब छिटक छिटक के उधर चले गए, क्योंकि अखिलेश ने किन किन को दे देगा भाई, है उन्होंने अपने आरएलडी के मुखिया को राज्यसभा भेज दिया, ठीक है ना। इस तरह से वो कितना कितने हर आदमी को अगर भेज देगा तो उसकी पार्टी क्या करेगी, खत्म भी हो जाएगी, है। तो कुछ लोग भाग गए, जैसे उनका क्या ओपी क्या है वो, कोई छोटी क्षेत्रीय पार्टी चलाते हैं, उनको अपने बेटे को चाहते थे, नहीं हुआ तो वो आगे उनको फौरन हमारी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी जो है फौरन उनको भर्ती कर लेती है, क्या फर्क पड़ेगा। अब यूपी के अंदर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो पिछला जो गणित है उसके आसपास चुनाव नतीजे आएंगे, और हो सकता है कि काशी मथुरा अयोध्या वाले प्रदेश के अंदर बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा सीट हार जाए, क्योंकि वो अलायंस बहुत मजबूती से जाएगा। वो वोट जो है थोड़ा ही वोट होगा आपका, वो उसको शिफ्ट होगा, थोड़ा ही वोट होगा बंगाली है वो ममता की वजह से शिफ्ट होगा, क्योंकि वो अलायंस बहुत मजबूत बनने जा रहा है। जो मैं देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम क्या होगी, लेकिन पुराने जो इतिहास देख रहा हूँ मैं उसके मतलब जो रहे अलायंस के, उससे मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत अलायंस निकल के आएगा, है। और वो अगर मजबूत अलायंस निकल के आया तो जितने भी घटक हैं उनके छोटे छोटे जो वोट बैंक है वो सब एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगा। मोदी जी पहला चुनाव 2014 में 31% पे जीते थे, और दूसरा चुनाव तमाम लोगों को साथ लेने के बाद, यानी कि 5 साल महाराष्ट्र में शिवसेना से मुखिया से गालियां खाते हुए आपने तालमेल किया, ठीक है ना। 5 साल लगातार वो इनके खिलाफ बोलते रहे थे। आप उद्धव ठाकरे के तमाम बयान उठा के देख लीजिए, और उन्होंने क्या क्या नहीं बोला है, हम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग गूगल पे आकर देख लेते हैं। उसके बावजूद आपने तालमेल किया। नीतीश कुमार जो आपको छोड़ के चले गए थे, उनके लिए आपने 5 सीटें छोड़ी। अब 24 के चुनाव में आप बिहार और महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या होगा। चलिए राशि जी, अब है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त रहता है, तो एक आध बात और हम पूछ लेते हैं कि जो यक्ष प्रश्न है जिसको मैं कहूंगा, यक्ष प्रश्न, हाँ वो सबसे बड़ा है कि अब क्या क्या होगा। मतलब जैसे कहा जा रहा है कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, अगर मैं डॉन का डायलॉग बोल दूं फिल्म का। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये 2024 में ये होने जा रहा है? क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया। और एक बात हमें और भी देखनी होगी यहाँ पर कि 2024 शायद जनवरी या फरवरी में राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है, और जिस तरह से 21-22 जनवरी को होना है, और इनविटेशन पीएम मोदी पे आ चुका है, इतनी खबर चल चुकी है, ठीक है। तो अब आप एक तरह गौर से एक चीज देखिए, कल जो 3 चुनाव में जीती है बीजेपी, उनके सीएम का क्या हुआ आज? 24 घंटे से गुजर गए होंगे ना, कोई खबर है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं। सन्नाटे में है, सन्नाटे में है, क्योंकि अब अंदर क्या चल रहा है ये बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं है, ये जनता दल नहीं है, ये लोकतांत्रिक हो, हर चीज साफ हो, है। अब तो ये है कि इस देश का रेल मंत्री जो है वो झंडी नहीं दिखा सकता नई ट्रेन को, वो भी मोदी जी दिखाएंगे। अब रोजगार मेले लगेंगे, और जो डाकिया का काम था वो भी मोदी जी करेंगे। तो अब जब ऐसा माहौल बना रहे हैं उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं कि सब कुछ मुमकिन है, लेकिन आखिरी हालत क्या है? समय नहीं है हमारे पास, आखिरी सवाल। इन अब आप असम पे, के अब बाद आप पूर्व आपको उत्तर पे क्या आ लगता जाइए। है कि कांग्रेस में जो बड़े बड़े क्षेत्रीय नेता हैं जिनकी उम्र दराज हो चुके हैं, उनके सरकलम होंगे, हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, और मैं इस प्रोग्राम को यही समाप्त करता हूँ, हमारे पास समय नहीं है। आपको एक बात बता दूं, आप याद कीजिए 67 में जब कांग्रेस के अंदर
स्प्लिट हुई थी, तो इंदिरा जी ने बूढ़ों से नमस्ते कह दी थी, है। और सारे यूथ कांग्रेस का जो जन्म है वो वहीं से होता है। सारे यूथ गाय बछड़ा इकट्ठे हो गए थे। नतीजा क्या हुआ था आपको कि 80 में बाउंस बैक किया था इंदिरा जी ने। अच्छा जी, समय समाप्त हो रहा है। मैं इसको बात को यही खत्म करना चाहूंगा। ये आज हमने इस पर चर्चा की। अगली बार हम फिर एक नए विषय का लेकर आएंगे लोक मंत्र में, और उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी जर्नलिस्ट जुड़ेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद आशु जी उस कार्यक्रम में धन्यवाद, जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।